नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पे हमास के एक बड़े अनप्रेसिडेंटेड और सरप्राइज अटैक के बाद जो युद्ध चल रहा है उसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। कम से कम 1300 इजरायली मारे गए हैं। इजराइल के अंदर घुसने वाले 1500 से ज़्यादा हमास के लड़ाके मारे गए हैं। गाजा में लगातार इराकी एयर स्ट्राइक्स में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। कल एक अस्पताल पर इजराइल ने हमला किया जिसमें 500 लोग से ज़्यादा मारे गए जो वहाँ पे शेल्टर लिए हुए थे और जो वहाँ पे इलाज करवा रहे थे। आई कंडम एवरी सिंगल सिविलियन किलिंग्स, एवरी सिंगल अटैक ऑन सिविलियंस, ऑन नॉन कॉम्बेटेंट पॉपुलेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस के नेतृत्व में एक जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करके इस युद्ध को रोका जाए, सीज फायर कराया जाए और एक जस्ट पैलेस्टाइन, एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन पैलेस्टाइन और एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन और राइट टू पीस, राइट टू एग्जिस्ट इन पीस के साथ इजराइल दोनों दाएं बदाएं खड़े हों। खैर, इस बीच एक बहुत दिलचस्प बहस और शुरू हुई। जब भी ऐसा कोई हमला होता है तो ये अक्सर ये बहस शुरू होती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की, क्या इजराइल ने हमास को खुद ही खड़ा किया है। बहुत सारे मेरे दोस्त भी, बहुत सारे लिबरल सेकुलर लोग भी ये बोल रहे हैं कि हमास दरअसल इजराइल की साजिश है, इजराइल की कॉन्स्पिरेसी है। ये हमला भी दरअसल इजराइल ने खुद ही कराया है जिससे उसको एक बहाना मिल सके गाजा पट्टी को एनेक्स करने का, वेस्ट बैंक को एनेक्स करने का, फिलिस्तीन का नामो निशान मिटा देने का। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आसान लगती हैं, इंटरेस्टिंग लगती हैं, कॉम्प्लेक्स मामलों को, जटिल मामलों को बड़ी आसानी से समझाने की कोशिश करती हैं। लेकिन इस मूर्खता भरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में इतने पे ही बात साफ हो जानी चाहिए कि हमास के उभार के साथ ही 2007 में इजराइल को गाजा पट्टी छोड़ के पीछे हटना पड़ा था। वो भागा है वहां से और तब से लगातार गाजा में हमास का सपोर्ट बढ़ रहा है। 1993 ओस्लो प्रोसेस के समय तक गाजा पट्टी में भी हमास के सपोर्टर 3% से कम थे। 45% से ज़्यादा फतेह का सपोर्ट था, यासिर अराफात की पार्टी को जो सपोर्ट था वो था। दूसरी बात ये देखिए कि हमास के इस हमले से उसको क्या फायदा होगा। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की इजराइल को कोई फायदा हो रहा है। वेस्ट बैंक में लगातार वो सेटलर पॉपुलेशन बसा के इजरायलियों की जमीन कम से कम करती जा रही है। इजराइल की जो सरकार है वो लगातार वहां पे कब्जे कर रही है। यूएस और यूएन दोनों के विरोध के बावजूद कर रही है। वहां की डेमोग्राफिक्स बदल रही है। तो इन दोनों स्थितियों में हमास को इस हमले से कोई ऐसा फायदा इजराइल को नहीं होगा कि उसकी जो ऑलरेडी चल रही वॉर है, ऑलरेडी जो उसका चल रहा कब्जा है, ऑक्यूपेशन है, हिस्टोरिकल जो पैलेस्टाइन है उसकी लैंड्स पे, उसको कोई फायदा। पर उसके पहले, आगे बढ़ने के पहले ये देखते हैं कि हमास का इतिहास क्या है। मैं लगातार एक सीरीज कर रहा हूँ और उसको करूँगा भी, लेकिन चूंकि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अचानक से बहुत तेज़ी से शुरू हुई है तो आज हमास के इतिहास को देखते हैं कि क्या हमास इजराइल की सच में क्रिएशन है जैसा कि कुछ लोग बोल रहे हैं। खासतौर पे हमास के जो हमले हैं उसके अंदर भी जो वार क्राइम्स के हिंट्स हमें दिख रहे हैं, जो सिविलियन पॉपुलेशन पे जो बर्बरता की गई है जो हमें दिख रहा है, जो होस्टेजेस लिए गए हैं जो हमें दिख रहा है, तो बहुत आसान हो जाता है हमास को इजराइल की क्रिएशन बता देना और इस तरह फिर इजराइल को खारिज करना। तो क्या इजराइल ने हमास की स्थापना की? नहीं, ये विशुद्ध बेवकूफ़ाना बात है, गलत बात है। हाँ, हमास के फलने फूलने में इजराइल की कुछ पॉलिसीज बहुत काम आई और उसके बारे में हम बात करते हैं। हरकत अल मुकम्मा अल इस्लामिया हमास का जो पूरा नाम है, इसकी असल स्थापना 10 दिसंबर 1987 को हुई थी। फर्स्ट इंतिफादा शुरू हुआ था, पहला विद्रोह शुरू हुआ था 67 की जो अरब इजराइल वॉर थी उसके 20 साल बाद। 73 में यौम किपुर का जो वॉर था उसके 14 ईयर्स के बाद पहले इंतिफादा के साथ। पर असल में हमास की जो जमीन है, हमास का जो ग्राउंड वर्क है, वो बनना इसके 14 ईयर्स पहले, 14 साल पहले से ही शुरू हो गया था, जब 1973 में एक फिलिस्तीनी इमाम और एक्टिविस्ट शेख अहमद इस्माइल हसन यासीन ने मुस्लिम ब्रदरहुड, जो इजिप्शियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो इजिप्ट का, जो मिस्र का एक बड़ा संगठन है, उसके साथ लेकर मजमा अल इस्लामिया नाम से एक इस्लामिक ब्रदरहुड का, मुस्लिम ब्रदरहुड का एक लोकल पैलेस्टीनियन चैप्टर शुरू किया था, मजमा अल इस्लामिया, जिसको आप अंग्रेजी में इस्लामिक सेंटर के नाम से जानते थे और जानते हैं। यहाँ पे एक बात आप ठहर के याद करें कि अब तक की जो इजराइल की आज़ादी की लड़ाई थी वो मोटा मोटा यासिर अराफात और अल फतेह
फतेह पार्टी जो है वहाँ की, उसके नेतृत्व में पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो लड़ाई थी वो एक बहुत डिफाइंड सेकुलर लड़ाई थी। इस लड़ाई का कोई इस्लामिक कनेक्शन नहीं था, इस लड़ाई का कोई इस्लामिक या धार्मिक पहलू नहीं था। यासिर अराफात की खुद की जो लड़ाई है वो बहुत साफ साफ कहते थे कि ये एक आज़ाद पैलेस्टाइन की, सेकुलर पैलेस्टाइन की लड़ाई है। और इसीलिए पीएलओ जो है वो भारत के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मेंबर रहा, और अमेरिका इजराइल के करीबी संबंधों के साथ और इन वजहों से अमेरिका और इजराइल की जो दोस्ती थी इस वजह से फतेह को सोवियत ब्लॉक का भी सपोर्ट मिला, इराक का भी सपोर्ट मिला, ईरान का भी सपोर्ट मिला। तो आप देखिए कि जो शिया सुन्नी जो डिवीजन्स हैं, हमास जो अभी एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो सबसे बड़ा सपोर्ट आज भी है वो शिया ईरान से, और जो लेबनान का जो शिया मिलिशिया है हिजबुल्लाह उससे मिल रहा है। तो आप साफ साफ देखें कि एक इस्लामिक लड़ाई वहाँ पे कोई नहीं थी, एक सेकुलर पैलेस्टीनियन लड़ाई थी यासिर अराफात के नेतृत्व में। और इसलिए जब शेख यासीन ने इस्लामिक सेंटर की स्थापना की तो इजराइल को लगा कि ठीक है, अब हम इस लड़ाई को कमज़ोर कर सकते हैं और कि हम फतेह को हमास से लड़ाई करवा सकते हैं। इन दोनों के बीच जो डोमिनेशन का जो वर्चस्व का जो संघर्ष होगा उसमें इजराइल को लगा कि उसको फ़ायदा होगा। हमास की स्थापना, इस्लामिक सेंटर की स्थापना जैसे ही हुई और जब लड़ाई गाजा और वेस्ट बैंक में डोमिनेशन की होने लगी तो इन दोनों के बीच की लड़ाई तमाम बार हिंसक भी हुई। इजराइल इस लड़ाई को दूर से देख ही नहीं रहा था बल्कि इसमें खाद पानी भी दे रहा था। तो लोग जब कहते हैं कि क्या इजराइल ने हमास की स्थापना की, ये गलत बात है, ये झूठ बात है। इजराइल ने हमास की स्थापना नहीं की। हमास की स्थापना मुस्लिम ब्रदरहुड ने की जो एंटी इजराइल है, जो एक पैन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हमास और उसके जो फोररनर है, उसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक सेंटर, उसकी स्थापना होने के बाद बेशक उसको इजराइल ने खाद पानी दिया कि ये फतेह के खिलाफ एक सेंटर बनेगा। सो 1980s और 1990s का जो दौर है उसमें इजराइल की जो आर्मी है, इजराइल जो डिफेंस फोर्स है, उसमें अरब मामलों के विशेषज्ञ डेविड हाचम भी ये बात मानते हैं। वो कहते हैं कि उस दौर की घटनाओं के बारे में सोचता हूँ तो मुझे समझ आता है कि हमने बड़ी गलती की। ठीक यही मामला मानना है ऑनर कोहेन का, जो गाजा पे इजराइल के कब्जे के समय उसके बड़े मिलिट्री ऑफिसर थे। वे कहते हैं कि सिर्फ ये सोचकर कि इस्लामिक सेंटर और पीएलओ के बीच की लड़ाई पीएलओ को कमज़ोर करेगी, हमने इस्लामिक सेंटर को नज़रअंदाज किया, हमने इस्लामिक सेंटर को इग्नोर किया और ये हमारी बड़ी गलती थी। इसने पैन इस्लामिज्म को फैलने में बड़ी मदद की। और वो कहते हैं कि असल में फिलिस्तीन में जो इस्लामिज्म का उदय है वो इजराइल का क्रिएशन है और इजराइल का फेल्योर है, लेकिन हमास को क्रिएट करके नहीं, हमास के क्रिएशन को इग्नोर करके और ये सोच के कि ये पीएलओ के खिलाफ, यासिर अराफात के खिलाफ, फतेह के खिलाफ हमारे काम आएगा। मगर 1984 तक आते आते स्थितियां बहुत बदल चुकी थी। हमास अभी नहीं था। इस्लामिक सेंटर अब वो हथियार भी इकट्ठा कर रहा था पीएलओ के खिलाफ अपनी लड़ाई में, डोमिनेशन की लड़ाई में भी। और वो हथियार इजराइल को समझ में आ रहा था कि एक ना एक दिन इजराइल के खिलाफ भी इस्तेमाल होंगे। अब इस्लामिक सेंटर केवल इस्लाम के प्रचार प्रसार में नहीं लगा था, इजराइल की गुलामी और उसके बर्बर अत्याचारों से जो आज़ादी चाह रहे फिलिस्तीनी थे, इस्लामिक सेंटर को ये पता था कि अब अगर केवल वो इस्लाम का प्रचार प्रसार करेगा, इजराइल के खिलाफ संघर्ष नहीं करेगा, तो वे फतेह और पीएलओ के साथ ही रहेंगे, वे कभी इस्लामिक सेंटर के साथ नहीं आएंगे। सो इस्लामिक सेंटर को, शेख यासीन को ये बात समझ में आ गई, जो हमास के रियल फाउंडर हैं, पैराप्लेजिक हैं, वो हर पूरी तरह से विकलांग हैं, उनके हर काम के लिए उनको लोगों की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें ये समझ में आ गया कि इजराइल से लड़ना होगा। खैर, इसी हथियार वाले मामले में इजराइल ने 1984 में शेख यासीन को गिरफ्तार कर लिया और 13 साल की लंबी सज़ा सुनाई। लेकिन अगले ही साल 1982 में जो पहला लेबनान युद्ध हुआ था, उसमें इजराइल के जो 3 सैनिक बंदी बना लिए गए थे, 1982 का है लेबनान इजराइल वॉर, उसमें गिरफ्तार हुए सैनिकों की रिहाई के लिए प्रिजनर एक्सचेंज में शेख यासीन को इजराइल को फिर से छोड़ना पड़ा। दरअसल 1800 के आसपास फिलिस्तीनी जो प्रिजनर्स थे उनको छोड़ा गया था।
अब यासीन ने अपना काम और बढ़ाया और एक फाइटर ग्रुप भी बनाया जो अभी इजरायलियों से तो नहीं लड़ रहा था, लेकिन गाजा में आप लगातार ये देख रहे होंगे कि मोसाद के बारे में जो बात कही जा रही है कि उसके बहुत डीप एसेट्स हैं, गाजा के चप्पे चप्पे पे उनके मुखबिर हैं। तो अब शेख यासीन का जो फाइटर ग्रुप था उसने इन मुखबिरों से भी लड़ना शुरू किया। इसी बीच 1987 में पहला इंतिफादा शुरू हो गया। इंतिफादा मतलब अरेबिक शब्द है जिसका अर्थ होता है विद्रोह। हुआ ये था कि 9 दिसंबर को एक इजरायली चेक पॉइंट पे एक इजरायली ट्रक से टक्कर में 4 फिलिस्तीनी मारे गए और उसके बाद जो विरोध पनपा उसमें दशकों से जो दबा गुस्सा था वो फूट पड़ा। पूरे गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों ने इजरायलियों पर हमले शुरू किए, दंगे हुए, नेतृत्व पीएलओ के हाथ में था। अब इस्लामिक सेंटर अगर इसमें शामिल नहीं होता तो अब तक उसकी सारी जो मेहनत थी मिट्टी में मिल जानी थी। तो 10 दिसंबर को उसके जो नेता थे वो सारे यासीन, शेख यासीन के घर पे इकट्ठा हुए। यहाँ एक दिक्कत थी, मुस्लिम ब्रदरहुड इजराइल से सीधी लड़ाई नहीं चाहता था। तो उसने ये साफ किया कि आप मुस्लिम ब्रदरहुड का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो इसी स्थिति से पैदा हुआ हमास, हरकत अल मुकम्मा अल इस्लामिया, इस्लामिक रेजिस्टेंस सेंटर, आप मोटा मोटा कर लें। 14 दिसंबर 1987 को 14 दिसंबर 1987 को हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने पहले प्रतिरोध का पहला आह्वान किया। यह हमास का पहला एक्शन था, बावजूद इसके कि वो हमास नाम का इस्तेमाल उसने ढंग से 1 महीने बाद जनवरी 1988 में जब अपना चार्टर जारी किया उसके बाद हमास का नाम लिखना शुरू किया। हमास अरबी में एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है ब्रेवरी। तो ये जो पूरा नाम था हरकत अल इस्लामिया, उसका जो शॉर्ट फॉर्म बन रहा था हमास, उसको हमास ने अपने चार्टर में ग्लॉसिफाई किया, ग्रोस ओवर किया और हथियारबंद लड़ाई की वकालत की, अपने आप को मुस्लिम ब्रदरहुड का फिलिस्तीनी चैप्टर घोषित किया। लेकिन उसने साफ किया कि हमास का कोई पैन इस्लामिक एजेंडा नहीं, वो अल कायदा या इस्लामिक स्टेट जैसा कोई एक इस्लामिक निजाम बनाने की कोशिश में नहीं है। उसकी जो लड़ाई है वो सीधे सीधे फिलिस्तीन के अंदर की लड़ाई है, उसके आगे पीछे की नहीं। इसके बाद की हमास की कहानी बहुत दिलचस्प है। अमेरिका ने 1987 में ही पीएलओ को आतंकवादी संगठन घोषित करके बैन कर दिया था। बट 1988 में उसमें एक कमाल का लड़का था सलामे, कभी उसकी कहानी भी सुनाऊंगा। प्रेसिडेंशियल वेबर देकर अमेरिका ने पीएलओ से बातचीत शुरू कर दी। इस बातचीत की जब सूचना हुई आम फिलिस्तीनियों को थोड़ा झटका भी लगा, हमास का समर्थन भी थोड़ा बढ़ा, क्योंकि अब यासिर अराफात और पीएलओ पे यह आरोप लग रहे थे कि वो अमेरिका के साथ बात कर रहे हैं। 1993 आते हुए जो हमास को पहला बूस्ट मिला वो फिर से देखिए वो इजराइल से नहीं मिल रहा है। जब ये बात साफ हो गई कि इजराइल, पीएलओ और अमेरिका एक ट्राई पार्टी बातचीत कर रहे हैं, और जब 1993 में ओस्लो अकॉर्ड हुआ उसमें जब पीएलओ ने इजराइल के राइट टू एग्जिस्ट इन पीस का अधिकार स्वीकार कर लिया और बदले में इजराइल ने पीएलओ को फिलिस्तीनियों की इकलौती आवाज माना, उनका सोल स्पोक्स पर्सन माना और ये माना कि इस बात को आगे बढ़कर हम निपटाएंगे और एक 2 नेशन सोल्यूशन में जाएंगे, 2 स्टेट सोल्यूशन में जाएंगे। इससे फिलिस्तीनियों को बहुत निराशा हुई, क्योंकि इजराइल का पूरा इतिहास फिलिस्तीन, जो ऐतिहासिक फिलिस्तीन है, उसकी जमीन कब्जा करके उसको समेटते जाने का इतिहास है, बर्बर अत्याचारों का इतिहास है। तो ये जो इजराइल का एक एजेंट बनने वाली बात है, उसके बाद हमास का खासतौर पे गाजा पट्टी में सपोर्ट काफ़ी बढ़ा और आप देखें 2007 में तो वो चुनाव जीत के भी आए, फतह को हरा के आए। अब उनकी मेजॉरिटी है, जो असल फिलिस्तीनी पार्लियामेंट है, भले ही अभी भी महमूद अब्बास साहब ही प्रेसिडेंट हैं। तो बात मुझे लग रहा है कि साफ हो गई। ओस्लो अकॉर्ड के बाद जो हमास के बढ़ते कदम है उसके बारे में फिर आते हैं। उसके पहले लौटूंगा भी इजराइल पैलेस्टाइन और अरब कॉन्फ्लिक्ट की जो हिस्ट्री, अभी हम 1948 तक ही आए थे, 48 के बाद आज मैंने ये हमास वाला सीधा कर दिया, तो इसके बाद लौटेंगे। तो अब फिर से एक और जो लेफ्ट लिबरल्स और इस्लामिस्ट दोनों लोगों का जो एक दावा है कि हमास को इजराइल नहीं खड़ा किया है, हमास इजराइल के लिए काम करता है, इजराइल को ही फायदा होने वाला इस हमले से। तो पहला सवाल कि ईरान हमास को सपोर्ट क्यों कर रहा है?
अमेरिका और इजराइल दोनों का स्वार इनमी है। हिजबुल्ला हमास को सपोर्ट क्यों कर रहा है अगर हमास इजराइल की ही क्रिएशन है? इजराइल तो लगातार लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर भी गोलियां दाग रहा है। तो बहुत साफ साफ बात है कि हमास के क्रिएशन में इजराइल का कोई रोल नहीं है, ना ये कोई रोल हो सकता है। हमास के क्रिएशन में एक बहुत दिलचस्प कहानी है और ये कहानी बनती है इससे कि इजराइल को ये लगा इस्लामिक सेंटर की स्थापना के बाद, मजमा अल इस्लामिया जब शेख यासीन ने बनाया, कि इससे पीएलओ कमजोर होगा और पीएलओ और इस्लामिक सेंटर में जो डोमिनेशन की लड़ाई होगी उस डोमिनेशन की लड़ाई में इजराइल को फायदा होगा। उनकी समझदारी गलत थी, हमास ने ये साबित किया। फिर यह हमला क्यों, इतना बड़ा हमला क्यों? मैं इसके पहले के वीडियो में भी बता चुका हूं कि इस हमले का कारण बहुत सीधा और आसान है। 2007 में गाजा स्ट्रिप से इजराइल के विड्रॉल के बाद से एक बड़ा स्टेटस को बना है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में। इजराइल ने पूरी तरह से गाजा को ब्लॉकेट कर रखा है एक तरफ, और दूसरी तरफ वो वेस्ट बैंक में लगातार सेटलर आबादियां बना के कब्जा करता जा रहा था। जो रियल अरब पैलेस्टीनियन जो जमीन है उन पे भी कब्जा करता जा रहा है। तो एक स्टेटस को है ये, जिस स्टेटस को में गाजा को पूरी तरह से सफोकेट करके रखा हुआ है इजराइल ने। वेस्ट बैंक में उसका कब्जा बढ़ रहा है, फिलिस्तीन की लड़ाई लगातार कमजोर हो रही, और इसी बीच अब्राहम अकॉर्ड्स के चलते यूएस के नेतृत्व में जो बातचीत चल रही है, इजरायली अरब जो रिश्ते नॉर्मलाइज हो रहे हैं, यूएई ने, कतर ने, बहरीन ने मान्यता दी है, 4 देशों ने इजराइल को मान्यता दी है। सऊदी अरब अभी 2 हफ्ते पहले तक बोल रहा था कि संबंधों को नॉर्मलाइज करने की दिशा में वो काफी आगे बढ़ चुका है। हमास के लिए भी, पीएलओ फतेह के लिए भी ये बात बहुत क्लियर थी कि अगर ये स्टेटस को चलता रहा तो वो बिना लड़े ही हार जाएंगे। हमास का जो हमला है वो वही स्टेटस को तोड़ने का और अरब इजराइल रिलेशनशिप्स को सामान्य ना होने देने की कोशिश है, जिसमें वो पूरी तरह से सफल हुए हैं। हम देख रहे हैं अरब लीग से लेकर के सऊदी अरेबिया और ईरान तक उनके समर्थन में बोल रहे हैं। स्वार इनमी रहे हैं सऊदी अरेबिया और ईरान भी, लेकिन दोनों के राष्ट्रपति और क्राउन प्रिंस आपस में फोन करके बोल रहे हैं कि पैलेस्टाइन के खिलाफ जो इजरायली वार क्राइम्स हैं वो रोके जाने चाहिए। अरब कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सीज फायर करे, इजराइल और एयर स्ट्राइक्स रोके गाजा पट्टी पे, गाजा स्ट्रिप पे। तो हमास का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था, एक स्टेटस को तोड़ना और अरब इजराइल संबंधों को सामान्य बनने से रोकना, क्योंकि जितने ये संबंध सामान्य बनते फिलिस्तीन की लड़ाई उतनी कमजोर होती, हमास की लड़ाई उतनी कमजोर होती, ये पूरी लड़ाई ही उतनी कमजोर होती। खैर, कल फिर वापस लौटता हूँ इजराइल फिलिस्तीन और दरअसल इजराइल अरब संबंधों के इतिहास पे कि ये स्थिति आज जहाँ पहुँची है वहाँ पहुँची कैसे। वीडियोस अगर पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने समूहों में साझा करें। देखते रहें। धन्यवाद। सी यू ऑल अगेन। बाय बाय।